सबसे पहला क्वेश्चन सर है डॉक्टर बाला साहेब धर्माधिकारी जी का, जो औरंगाबाद से है। जी इनका प्रश्न है, प्लीज एक्सप्लेन लॉजिक टू चूज लीच एंड घृत इन बर्न केस। जी, वो बर्न केस का जो मैंने एक फोटो दिखाया था यहाँ पर, बच्ची का, 4 साल की बच्ची का, उसमें ये प्रश्न बड़ा अच्छा है कि इसमें लीच और घृत लेपन का क्यों प्रयोग किया गया। उसका कारण यह है कि इसका हम हेतु जब देखते हैं तो हेतु क्या है, अग्निदग्ध हुआ है उसको। अग्निदग्ध हुआ है मतलब हेतु जो है वो पित्त की तरफ जाता है, जो पित्त की वृद्धि करने वाला है। प्रत्यक्ष अग्निदग्ध है वो। उसमें जब अग्नि से दग्ध हुआ, पित्त वृद्धि हुई, और पित्त वृद्धि के बाद में साथ साथ वात वृद्धि होती है। इस कारण से वात पित्त का शमन करना आवश्यक है। वैसे भी घृत जो है वो पित्त का भी शमन करता है, श्रेष्ठ पित्त शामक है, और साथ साथ वायु का भी शमन करता है, दाह को कम करने वाला है ना, और रसायन भी है ये साथ साथ। तो त्वचा पर इसका बड़ा अच्छा कार्य होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर घृत का प्रयोग करवाया उसको लगाने के लिए। गौ घृत का विशेष, घृत की जब भी बात हम आयुर्वेद में करते हैं तो गो घृत ग्रहण करना चाहिए, देशी गाय का घी। और रही बात जलव का अवचरण की, तो वह भी इसीलिए क्योंकि शास्त्र में वात पित्त कफ की दृष्टि में बताया है, जहां जहां हमें रक्त निर्हरण करना होता है स्थानिक, वहां पित्त की दृष्टि जब होती है तब हमें जलव का अवचरण करने के लिए निर्देशित किया हुआ है। अब यहाँ हेतु पित्त से साधर्म्य में रखता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जलव का अवचरण का उपयोग किया है। मैं समझता हूँ संतुष्ट हो गए होंगे डॉक्टर धर्माधिकारी साहब। अगला प्रश्न लीजिए। जी सर, बहुत ही सुंदर सर आपने इसका उत्तर दिया और काफी लोग इससे संतुष्ट हुए होंगे। और धर्माधिकारी सर के साथ साथ बहुत सारे लोग जिनको ये जिस तरह की जिज्ञासा होगी उन्हें भी काफी इससे तृप्ति हुई होगी। सर दूसरा एक प्रश्न है, डॉक्टर संजय पाटीदार उज्जैन से हैं जी, जिनका प्रश्न है, रस धातु और त्वक विकार के बीच क्या संबंध है, और क्या रस धातु की उपधातु स्तन्य और आर्तव दुष्टि होना त्वक विकार का हेतु हो सकता है? यदि यह हेतु हो सकता है तो पुरुषों में रस धातु की उपधातु कौन सी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न कहने को एक है लेकिन इसमें 3 प्रश्न छुपे हुए हैं। पहला प्रश्न यह है उनका कि क्या रस धातु और त्वचा में क्या संबंध है। तो कल मैंने ये अपनी एक स्लाइड में बता दिया था कि त्वचा में रस और रक्त दोनों धातुओं का प्रमुख रूप से स्थान है, इसलिए रस धातु, आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। रस धातु जब रसक्षय के लक्षण होते हैं तो त्वचा में तुरंत लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे डिहाइड्रेशन हो गया किसी पेशेंट को, मतलब रसक्षय हुआ है। रसक्षय जैसे ही होता है, डिहाइड्रेट पेशेंट को आप देख लीजिए, उसकी त्वचा का लश्चर चला जाता है, उसका टोन चला जाता है, त्वचा में सिलवटें पड़ जाती हैं, पिचक जाती है त्वचा। आप देख लीजिए, 3rd डिग्री का अगर डिहाइड्रेटेड पेशेंट है तो आप उसकी त्वचा को अगर खींच के ऊपर पकड़ के रखा आपने तो वो अपनी जगह पे पूर्ववत होने में समय लगाती है। तो रस धातु जो है वो ज्यादातर उसमें जलीय अंश होता है, जल महाभूत का प्राधान्य है रस धातु में, इसलिए रस का और त्वचा का सीधा सीधा सा संबंध है। एक प्रश्न पहला तो ये उनका हो गया। दूसरा, रस धातु के उपधातु स्तन्य और आर्तव हैं। कल व्याख्यान के दौरान जल्दी जल्दी में मेरे मुंह से निकल गया था, रज की उपधातु जो है वो स्तन्य है। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, कभी कभी जल्दीबाजी में ऐसी गलती हो जाती है। तो वास्तव में रस कहना चाहता था मैं। तो रस धातु की उपधातु जो है वो आर्तव और स्तन्य है, लेकिन विशेषता यह है कि ये दोनों एक साथ, इन दोनों का प्रादुर्भाव नहीं होता है, क्रमशः होता है। यदि आर्तव निकल रहा है, आर्तव की प्रवृत्ति हो रही है, तो उस समय स्तन्य की प्रवृत्ति नहीं होती है ना। और जब सगर्भावस्था आ जाती है तब आर्तव प्रवृत्ति बंद हो जाती है, और वो जो रक्त है, जो रज है, जो आर्तव स्वरूपी रक्त है, वो ऊर्ध्वगामी होकर के स्तनों की पुष्टि करता है महिलाओं में। और स्तन पुष्ट होने के बाद में जब प्रसूत अवस्था आ जाती है तब 4-5वें दिन जाकर के स्तन्य का प्रादुर्भाव होता है। तब भी आर्तव जो है वो दिखाई नहीं देता है, तब स्तन्य धातु का प्रादुर्भाव होता है, तब स्तन्य धातु बनती है। तो रस से इन दोनों धातुओं का जो है वो पुष्टि होती है और इनका निर्माण। लेकिन रही बात यह कि भाई इन धातुओं, उपधातुओं से कोई त्वचा रोग हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। इससे पहली बात तो कि आर्तव अगर क्षय हो रहा है किसी युवती में,
युवा अवस्था की युवती में जब उसका आर्तव काल चल रहा है, मतलब 12 या 13 साल की उम्र से लेकर के मीनार्ची से लेके मीनोपॉज तक, ये टर्म में यूज करूंगा तो शायद ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। मीनार्ची से लेके मीनोपॉज तक का जो ड्यूरेशन है, उसमें अगर अल्प मात्रा में आर्तव प्रवृत्ति हो रही है, तो उनमें जो आर्तव गर्भाशय को शुद्ध करता है, शरीर को शुद्ध करता है, रक्तवह स्रोतस को, रसवह स्रोतस को शुद्ध करता है, अगर वो बाहर नहीं निकलता है तो वो शरीर में ही जमा होता है मल स्वरूपी, और फिर शरीर में त्वक विकार उत्पन्न होते हैं। खास तौर से ऐसे में युवान पीटिका बहुत ज्यादा होती है, न्यक्ष, व्यंग, तिल, कालक, इस तरह के जो क्षुद्र कुष्ठ हैं उनके लक्षण हमें परिलक्षित होते हैं। और ये जी आपने सर। देखा भी होगा, कई बार ये विचर्चिका और विद्रुधि में भी परिणित हो जाता है। रही बात स्तन्य धातु की, अगर स्तन्य धातु व्यवस्थित बाहर नहीं आती है, मतलब कई महिलाओं को दूध नहीं आता है, तो उनमें स्तन विद्रुधि के लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। ये बहुत कॉमन लक्षण देखने को मिलते हैं, उनमें स्तन विद्रुधि हो जाती है। इसलिए स्तन्य धातु बराबर आना भी चाहिए और उसका बच्चे को पान भी कराना चाहिए। ये एक दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न इनका यह है कि पुरुषों में इस उपधातु का निर्माण होता है या नहीं। तो पुरुषों में ये द्रष्टव्य नहीं है, क्योंकि पुरुषों में आर्तव प्रवृत्ति नहीं होती है, गर्भाशय नहीं है, तो आर्तव होने का सवाल ही नहीं होता है। पुरुषों में स्तन्य निर्माण नहीं होता है, तो वहां इस उपधातु का निर्माण भी नहीं होगा। ये बड़े सामान्य सा उत्तर है इसका। मैं समझता हूं कि संजय जी मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे। अगला प्रश्न लीजिए। बहुत बहुत ही सर, इतना अद्भुत और इतना डीप आपने समझाया कि सभी स्रोतस खुल गए हमारे, और हम बहुत सौभाग्यशाली है कि सर आपका इतना इतना आशीर्वाद मिल रहा है और इतना सर ज्ञान मिल रहा है। सभी को इसमें काफी ज्ञान प्राप्त होगा। काफी लोगों के कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, क्योंकि क्वेश्चन सवाल एक का होता है, पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हम बना नहीं पाते, पर कोई पूछता है तो हमें बहुत सारा उससे ज्ञान मिलता है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन सर, एक आप विसर्प के बारे में जो आपका कल का था एक बच्चे के लिए, उसका सर आया है कि स्तन्य रस धातु की उपधातु है, यदि माता अपने शिशु को स्तन्य का पान कराती है तो उसमें किस तरह से रक्त दूषित हो सकता है। आपने विसर्प, सर थोड़ा सा आगे भी एक है कि आपने विसर्प का एग्जाम्पल में स्तन्य से बालक का रक्त दोष दूषित बताया था, स्तन्य से, और उसकी गर्भावस्था में उस महिला को पांडु रोग के कारण पित्त कुपित बताया था। जी सर। जी, ये पांडु रोग नहीं बोला था मैंने बोला था कामला। जो मुझे हिस्ट्री मिली थी, उस स्त्री को सगर्भावस्था में कामला व्याधि हुई थी, और उसका पूरी तरह से उपचार नहीं होने की वजह से जो पित्त जो है वो रक्त के साथ आश्रयी भाव में रहता है, तो वो बिगड़ा हुआ दुष्ट पित्त जो है, उसी से माता के गर्भ में, गर्भाशय के अंदर बच्चे का पोषण गर्भनाभि नाड़ी नाल के द्वारा जो होता है, उसमें माता के रक्त से ही प्रत्यक्ष रूप से बच्चे का पोषण होता है। तो माता का रक्त जो है वो पित्त से दूषित है, रस रक्त दोनों ही दूषित है ऐसा कहना चाहिए। उसी से बच्चे का पोषण हुआ, तो बच्चे को भी उस समय दुष्ट रक्त से पोषण होता रहा, पित्त उसके अंदर वैसे ही बढ़ गया था। अब जब बच्चा गर्भाशय से बाहर आ गया प्रसूता के बाद, तो बच्चे का पोषण स्तन्य से हुआ। अब इनका सवाल यह है कि स्तन्य जो है वो कैसे दूषित हुआ। तो इसका जवाब यह है कि स्तन्य चाहे रस धातु का उपधातु है, परंतु रक्त दुष्ट अगर पित्त से हुआ है तो वो डायरेक्ट नहीं हो जाता है कभी भी। कोई भी धातु जब धातुगत अवस्था होती है किसी दोष की, कोई दोष किसी धातु को दुष्ट करता है, तो वो पर्टिकुलर उस धातु को दुष्ट नहीं करता है, उस क्रम में उससे पहले वाली जितनी भी धातु हैं उनको दुष्ट करता है, क्रमशः चलता है। जैसे पोषण की बात हम जब करते हैं, धातुओं का पोषण, तो उसमें 3 न्याय चलते हैं। एक चलता है केदारी कुल्य न्याय, दूसरा है खले कपोत न्याय, और क्षीरदधि न्याय, है ना। तो यहाँ जो जब व्याधि में की बात हम करते हैं, तो यहाँ क्षीरदधि न्याय भी नहीं चलता है, ना ही खले कपोत न्याय चलता है, यहाँ पर केदारी कुल्य न्याय चलता है। मतलब अगर कोई दोष जब दुष्ट होगा तो वो सबसे पहले रस धातु को दुष्ट करेगा, उसके बाद रक्त धातु को दुष्ट करेगा, फिर क्रमशः आगे की धातुओं को दुष्ट करता चला जाएगा। वो इस तरह से क्रम चलता है। तो जहां मैं कह रहा हूं कि रक्त धातु पित्त से दुष्ट हुई है, वहां ये उस बात में निहित है कि रस धातु भी पित्त से दुष्ट हुई है। और जब रस धातु पित्त से दुष्ट हुई है, तो उससे बनने वाली उपधातु जो रस धातु स्तन्य धातु है, स्तन्य उपधातु है, वह भी पित्त से दुष्ट है। और ऐसा पित्त से दूषित स्तन्य धातु
से बच्चे का पोषण हो रहा है, तो उस बच्चे को वो हेतु जो माँ के गर्भ में मिल रहा था वही का वही हेतु यहाँ स्तन्य के स्वरूप में मिल रहा है, मतलब पित्त वृद्धि कर भाव उसको अभी भी मिल रहे हैं, इसलिए विसर्प के लक्षण उसमें दिखाई दिए हैं। मुझे लगता है कि अब संतुष्ट हो गए होंगे सोलंकी जी। तो सर बहुत बहुत पुष्पेंद्र जी है ना जी, पुष्पेंद्र जी, डॉक्टर पुष्पेंद्र जी, सर बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे जवाब आपके मिल रहे हैं कि लगता है कि आपका सेशन फिर से स्टार्ट हो जाना चाहिए कि हम सुनने के लिए बहुत ही सभी लोग तृप्त नहीं हो पाए होंगे। सर अगला क्वेश्चन हमारा है हमारे जूम में ही है, डॉक्टर सतीश अग्रवाल सर, उनका एक क्वेश्चन है ये जी, सर जी, सर 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 जी। तो सर खुद ही पूछेंगे। मैं सर से निवेदन करता हूँ कि सर अपना प्रश्न सर के सामने रखें। सतीश अग्रवाल सर। जी नमस्ते नीरज सर। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। कल का आपका लेक्चर वाकई बहुत अच्छा था जी, धन्यवाद। एक हमारी छोटी सी शंका थी और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप उसका समाधान करेंगे जी। बेसिकली कुष्ठ रोग में वात प्रकोप के संदर्भ में संशोधन के अंतर्गत बस्ती को शास्त्र में प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई है, वो एक मेरी शंका है जो मैं समझता हूँ बखूबी उसका निराकरण कर देंगे। सर प्रश्न बड़ा अच्छा है, आप जितनी ग्रेविटी रखते हैं आपके प्रश्न में भी उतनी ही ग्रेविटी है, उतना गंभीर प्रश्न है ये। थोड़ा आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है बराबर? हाँ जी सर, आ रही है, आ रही है। जी जी, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, गंभीर प्रश्न है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां आपने संशोधन शब्द वापरा है वहां मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि वात पित्त और कफ के संदर्भ में लोगों को बहुत सारे कुछ कुछ डाउट्स रहते हैं। चिकित्सा के उपक्रम दो तरह से बताए हुए हैं आचार्यों ने, एक है संतर्पण चिकित्सा और दूसरी है अपतर्पण चिकित्सा। हम जितनी भी चिकित्सा करते हैं, किसी भी रोग की करते हैं, वो इन्हीं दोनों के में से किसी एक को चुनकर करते हैं, है ना। अगर संतर्पण जन्य व्याधि है तो हम अपतर्पण देते हैं और अपतर्पण जन्य व्याधि है तो हम संतर्पण देते हैं, ठीक है। अब जब ये बात हुई संतर्पण जन्य व्याधि, मतलब क्या? संतर्पण जन्य व्याधि मतलब या तो क्लेद बढ़ा होगा या तो पित्त बढ़ा होगा। अगर वायु बढ़ा हुआ है तो वो संतर्पण जन्य व्याधि नहीं है, वो अपतर्पण जन्य व्याधि है। देखिए दोष तीनों है, लेकिन तीन में से दो की वृद्धि से संतर्पण जन्य व्याधि होगी और एक की वृद्धि से अपतर्पण जन्य व्याधि होगी। इज दैट क्लियर? तो रही बात यहां पर, अगर संतर्पण जन्य व्याधि है तो हमें लंघन कराना है या अपतर्पण कराना है। तो अपतर्पण कराने के लिए हम लंघन के कई प्रकार हैं। अगर पंचकर्म में बात करें तो वमन अथवा विरेचन हम करवाते हैं, ये मुख्य दो कर्म होते हैं जिनसे अपतर्पण कराते हैं हम लोग, है ना। जब अपतर्पण कराते हैं तो निश्चित रूप से वात वृद्धि होती है और जो पित्त या कफ बढ़ा हुआ है वो कम होता है, ठीक है। सर आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही है, ताकि हाँ एक्चुअली मैं जानना चाहता हूं कि आपका रिप्लाई क्या मिल रहा है ना। और रही बात जी जी, और अगर अपतर्पण जन्य व्याधि हुआ है मतलब वात वृद्धि है शरीर के अंदर, तब हम संतर्पण करते हैं और ब्रंघण चिकित्सा देते हैं, है ना। तो उस समय वमन विरेचन कराने का सवाल ही नहीं उठता है, तब हम बस्ती से चिकित्सा कर सकते हैं या आभ्यंतर कोई भी घृतपान कराना है या बलवर्धक कोई भी औषधि हम प्रयोग करते हैं। बस्ती का प्रयोग हम संतर्पण चिकित्सा के अंतर्गत कर सकते हैं। आपका जो प्रश्न है वो विशुद्ध रूप से जी विशुद्ध रूप से यह है कि कुष्ठ में अगर वात का प्राधान्य है, वात प्रधान कुष्ठ है या वात प्रधान चर्म रोग है, तो उसमें हम बस्ती क्यों नहीं प्राधान्यता से देते हैं। तो इसका कारण यह है कि यहाँ धातु शैथिल्य हो चुका है, पहली बात ये। दूसरा, इसमें तीनों दोष विकृत होते हैं, एक दोषज व्याधि नहीं है त्वचा रोग, कुष्ठ रोग विशेष करके, इसमें तीनों दोष विकृत हुए हैं। सिर्फ हम उसमें तरतम भाव देखते हैं कि कौन सा दोष अधिक मात्रा में बढ़ा हुआ है और कौन सा कम मात्रा में। आपका जो सवाल है वो ये है कि अगर वाताधिक्य है उसमें तरतम भाव में देखते हैं तो तब हम बस्ती को प्रधानता से क्यों नहीं लेते हैं। उसका कारण यह है कि अगर हमने बस्ती लगाई तो बस्ती लगाने से वात का शमन करने जाएंगे, लेकिन या तो पित्त बढ़ जाएगा या तो कफ बढ़ जाएगा। तो हम वो नहीं चाहते हैं, क्योंकि तीनों दोष बिगड़े हुए हैं। तो हम एक दोष को शमन करने जाएंगे लेकिन दूसरे दो दोष जो हैं वो पहले ही क्रोधित होकर बैठे हैं, वो अपना क्रोध दिखाने लगेंगे। इसलिए यहाँ बस्ती का प्राधान्यता से प्रयोग नहीं है। और वाग्भट्टाचार्य जो हैं
वो तो बड़ा अप्लाइड आयुर्वेद लिखते हैं, इसलिए उन्होंने अष्टांग हृदय में इसका कहीं भी वर्णन बस्ती का नहीं किया है कुष्ठ रोग में, क्योंकि वो अप्लाइड बात करते हैं, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन चरकाचार्य जो हैं वो बृहद वर्णन करते हैं और वो हर तरह के वैद्य के लिए चिकित्सा लिखते हैं। जो विद्वान हैं, जो युक्ति को बड़े अच्छे से समझते हैं, उनके लिए गुंजाइश रखते हैं। तो अगर फिर उन्होंने, चरकाचार्य ने छूट दे करके ये कहा है कि अगर वैद्य युक्ति से, अपने विवेक से बस्ती का प्रयोग करना चाहता है तो बस्ती का प्रयोग करे। और उन्होंने चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 7 में 46वें और 47वें श्लोक में आस्थापन और अनुवासन बस्ती का वर्णन किया हुआ है। हाँ बिल्कुल उल्लेख किया है। ठीक है ना। तो आस्थापन और अनुवासन बस्ती का प्रयोग यहाँ पर उन्होंने बताया है, लेकिन उन्होंने वहां जब ये बस्ती का प्रयोग लिखा है तब उन्होंने अनुवासन बस्ती लिखते समय विशेष रूप से लिखा है। पहला लिखा है उन्होंने विरेचन करवाएं, उसके बाद आस्थापन दें या निरूह बस्ती दें, फिर अनुवासन बस्ती का प्रयोग करें। लेकिन वैद्य अपनी युक्ति से, अपनी बुद्धि से इसका प्रयोग करें। मतलब अगर अति आवश्यक है, आपको लगता है कि बस्ती देना ही है, तो फिर आप अपनी युक्ति से, अपने विवेक से उसका प्रयोग करें। वाग्भट्ट साहब ने तो, ये वाग्भट्टाचार्य ने तो इस चीज को साइड में ही रख दिया, उन्होंने वर्णन ही नहीं किया है। तो मैं समझता हूं कि आप मेरे उत्तर से संतुष्ट होंगे या और आगे थोड़ा जी। हमेशा आपके साथ डिस्कशन करने में वैसे ही बहुत एंजॉय करता हूँ जी। और संभाषण ऐसी चीज है जिससे निश्चित रूप से जो है ज्ञानार्जन होता ही है जी। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इतने समय से मेरे मन में एक शंका थी, आज उसको आपने जो है काफी क्लियर किया। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए तो आपकी साउंड शायद अच्छी आएगी, ऑडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ले सकते हैं। नेक्स्ट जी, अगर और जी कोई मैडम। क्वेश्चन है तो ले लीजिए। सर एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो बहुत है पर समय की अवधि को देखकर आपके सर इतने लोग और आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो मैं एक अंतिम क्वेश्चन आपके लिए सर प्रश्न लूंगा। जयेश सोलंकी जी है रीवा से जी। धातु मल का क्लिनिकल असेसमेंट कैसे करें? जी जी सर। ये एक्चुअली मेरे ख्याल से प्रश्न उन्होंने पहले आपको पोस्ट किया होगा, क्योंकि ये एक मेरी स्लाइड थी जिसमें मैंने रसादी धातुओं के मलों के बारे में एक श्लोक पुटअप किया था। अष्टांग हृदय शारीर स्थान अध्याय 3 का 63वां श्लोक है ये, जिसमें प्रत्येक धातु के मलों के बारे में बात कही गई थी कि जैसे रस धातु से कौन सा मल बनता है, कफ, रक्त से क्या बनता है, पित्त। इस तरह से मैंने सभी धातुओं के मलों के बारे में बात कही थी और अंत में कहा था कि शुक्र धातु से जो मल बनता है वो ओज बनता है। ये विस्तार से मैंने समझाया था, परंतु फिर भी उनकी जिज्ञासा है तो मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह की अगर बात है कि हम उनको क्लिनिकली कैसे पहचाने, तो उसका एक तरीका, हम गुणों से पहचानते हैं किसी भी चीज। हमने वात पित्त कफ को कभी नहीं देखा, लेकिन हम उनके गुणों से उनको पहचानते हैं, एग्जामिन करते हैं। ठीक है, अगर किसी ने वात पित्त कफ देखा हो तो मुझे बताइए भाई। प्रत्यक्ष देखा है कभी किसी ने? माइक्रोस्कोप में भी दिखा है कभी आपको? वात दिखी है शरीर में? नहीं दिखी होगी। पित्त दिखा है? नहीं दिखा है। आप बाइल को अगर पित्त कह रहे हैं तो ये रॉन्ग है, या रक्त अगर आप जो ब्लड है उसको अगर आप रक्त कह रहे हैं तो वो भी रॉन्ग है। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति ब्लड को रक्त धातु मानता है तो वो आज से अपना ये थॉट चेंज कर दे। ब्लड मीन्स रक्त धातु नहीं होता है, हड्डी मतलब अस्थि धातु नहीं होता है, अस्थि धातु का कॉन्सेप्ट अलग है। अगर और इसमें पूछना हो तो वो मुझसे आके बात कर सकता है, मैं बताऊंगा डिटेल। खैर, विषय से थोड़ा भटक रहा हूं मैं, मुख्य विषय पे आता हूं कि मल को हम धातु के मलों को कैसे क्लिनिक में पहचाने। तो उसका एक तरीका यह है कि मलायन जो है, जहां मल एकत्रित होते हैं, जहां से उत्सर्जित होते हैं, हम उनका परीक्षण करें। जैसे नेत्र का परीक्षण हम कर लें, है ना। नेत्र में जो कीचड़ आता है वो भी एक धातु का मल है ना। फिर स्वेद जो है वो भी धातु का मल है, मेद धातु का मल है स्वेद। तो हम स्वेद को देख सकते हैं ना, पहचान सकते हैं कि स्वेद अधिक निकल रहा है, कम निकल रहा है, तो हमको मेद धात्वाग्नि का भी पता चल जाएगा और मेद के मल का भी पता चल जाएगा। लेकिन जो सूक्ष्माति सूक्ष्म मल है वो मलायनों के को देख करके हम पहचान सकते हैं। जैसे घ्राण आदि में जो मल निकलते हैं, कि नासा में जो मल निकलता है, नेत्र में मल निकलता है, कर्ण में जो मल निकलता है, वो सूक्ष्माति सूक्ष्म मात्रा में निकलता है। लेकिन मलायन को का परीक्षण करके हम पहचान सकते हैं कि नाक सूखी हुई है या ज्यादा आर्द्र है, आंख में कीचड़ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या रुक्षता है। तो हमको मलायन को पहचान करके भी हम मलों को जान सकते हैं रसादी धातुओं के। एक तो ये क्राइटेरिया हुआ। दूसरा,
जब जब रस आदि, एक मिनट, एक फोन आ रहा है। हेलो, हाँ मैडम, आप 9 बजे के बाद फोन कीजिए, मैं एक मीटिंग में हूँ प्लीज। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था कि एक तो क्राइटेरिया ये हो गया, मलायन को पहचाने या प्रत्यक्ष मल को पहचाने, और दूसरा तरीका है धातुओं को देखिए। धातु के मल कब बनते हैं? जब धात्वाग्नि की क्रिया होती है। धात्वाग्नि की क्रिया किस लिए होती है? अगली धातु को पुष्ट करने के लिए, निर्माण करने के लिए। जैसे रस धातु पर धात्वाग्नि की क्रिया हुई और रक्त धातु बनी, परिणाम स्वरूप मल बना। तो हम अगर मल का असेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो हम अगली धातु का असेसमेंट कर सकते हैं और पिछली धातु का असेसमेंट कर सकते हैं। रक्त धातु व्यवस्थित है, रक्त धातु व्यवस्थित है मीन्स धात्वाग्नि व्यवस्थित है और उसका मल भी व्यवस्थित है। अगर अगली धातु विकृत है, मतलब धात्वाग्नि विकृत है और उसका मल भी विकृत है, बाय प्रोडक्ट है ये, तो हमको इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे उत्तर अगली अगली धातु जब बनती जाती है तो उसमें हमको अगली धातु का और पिछली धातु को देख लेना चाहिए, वो सम्यक है या नहीं है। अगर वो असम्यक है तो धात्वाग्नि विकृत है और उसका मल जो बन रहा है वो विकृत है, तो हमें समझ में आ जाएगा। या फिर मलायन का, इतने में से आप कुछ ना कुछ तो पहचान ही पाएंगे आसानी से। सही बात है सर। अगर फिर भी नहीं पहचान रहे हैं तो मुझे लगता है आपको किसी अच्छे गुरु की आवश्यकता है। बहुत बहुत ही सुंदर प्रस्तुत करे सर आपने इनके जवाब। और मैं नहीं समझता कि किसी को भी इसमें ना समझने वाली कोई बात है, क्योंकि सर ने इतनी गहराई से और इतने अच्छे अनुभवों से समझाया है। मैंने जो अभी एक बात कही थी, शायद कई लोगों को वो आसानी से हजम नहीं होगी, तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा, दोहराना चाहूंगा कि जिन लोगों को दोष धातु मल के विषय में अगर किसी तरह का संशय है, वो ज्यादा गहराई से समझना चाहते हैं, तो मुझसे फोन पे भी बात कर सकते हैं, या फिर मैं संडे के संडे क्लास लेता हूँ यहाँ पर। प्रत्यक्ष कक्षा होती है हर संडे सुबह 7:30 से 9:30 बजे इंदौर में परशुरामपुरिया स्कूल में होती है। आपका सबका उसमें स्वागत है। आप जब चाहें तब बिना किसी की अनुमति लिए आकर के उस कक्षा में बैठ सकते हैं। क्या बात है।